हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। और मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं। उसको लेने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करें, फिर हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी, है ना। तो ये जो बुक्स अवेलेबल हैं ये डिफरेंट सेगमेंट्स में कैटेगराइज्ड है। लाइक आपका सैम्पल पेपर बुक्स हो गए, ठीक है, एमसीक्यू बुक्स हो गए, है ना। ऐसे डिफरेंट सेगमेंट्स में आपको ये बुक मिलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चलें, तो आज की वीडियो में हम क्या शुरू करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, दैट इज वेव ऑप्टिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और टिपिकल टॉपिक है, दैट इज डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या होता है डिफ्रैक्शन? इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, है ना, इमेजिनेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप इस लेक्चर को देखना आप लोग, ठीक है। शुरू करें, चलो ध्यान देना आप लोग। यहां पर व्हाट इज डिफ्रैक्शन, डेफिनेशन तो लिखा हुआ है लेकिन मेरी बात को सुनना ध्यान से। डिफ्रैक्शन क्या होता है? तो डिफ्रैक्शन इज बेसिकली द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वेव, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट वेव बाय द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल और अपर्चर, है ना। मतलब मैंने कहा कि अगर ये मान लो ऑब्स्टेकल है, ठीक है, और अगर लाइट आई इसमें, ये कॉर्नर है उसका, इससे टकरा के बेंड हो गई, तो ये जो फिनोमिना हुआ है, ये जो यहां पर चीजें हुई हैं, मतलब लाइट वेव की बेंडिंग हुई है कॉर्नर से टकरा के, इसी फिनोमिना को कहते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बेंडिंग तो आपके रिफ्रैक्शन में भी होता था। भाई वहां पर बेंडिंग होता था, नो डाउट, लेकिन वहां पर मीडियम चेंज होने की वजह से बेंडिंग होता था। यहां पर मीडियम कहां चेंज हो रहा है? आप बताओ, यहां भी एयर है, यहां भी एयर है ना। तो कॉर्नर से टकराने की वजह से क्या हुआ है? बेंडिंग हुआ है। तो यही क्या होता है आपका डिफ्रैक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब ध्यान देना आप लोग, मैं आपको कुछ आपको दिखाता हूं, ठीक है। एक डायग्राम देखो, ये मान लो ये स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है, ये मान लो मैंने ऑब्स्टेकल रखा, ये ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है। अब अगर मान लो यहां पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ठीक है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, है ना, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ठीक है। अब आप देखो, कायदे से देखा जाए तो ये ऑब्स्टेकल है ना, ये ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है। अब कायदे से देखा जाए तो लाइट इस रीजन में नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, तो लाइट इसके ऊपर ही आपका गिरना चाहिए स्क्रीन पर। यह हमारा स्क्रीन है, यह हमारा स्क्रीन है, ठीक है। मतलब ये जो रीजन है ये आपका शैडो रीजन होगा ना, मतलब यहां पर लाइट नहीं पहुंच सकती। लेकिन क्या देखा गया कि कुछ लाइट यहां पर भी विजिबल हुई। तो अगर इस शैडो रीजन में लाइट विजिबल है तो जरूर यहां पर लाइट बेंड होके आई होगी, मतलब यहां पर लाइट बेंड होकर के ऐसी आई होगी। तो देखा जाए तो यहां पर लाइट नहीं आनी चाहिए, लेकिन लाइट यहां पर दिखी है अपन को, ठीक है। तो यहां पर सम लाइट विजिबल, यहां पर सम लाइट है कि नहीं? तो ये किसकी वजह से हुआ होगा? बेंडिंग ऑफ लाइट वेव की वजह से हुआ होगा। तो यहां पर जो लाइट विजिबल है, ठीक है, ये ड्यू टू डिफ्रैक्शन है, ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट वेव है। तो इसी फिनोमिना को कहते हैं हम लोग क्या? डिफ्रैक्शन, है ना। तो ये आपका ऑब्स्टेकल की बात कर ली मैंने, है ना। ऑब्स्टेकल मतलब एक रुकावट, एक रॉड मान लो ऑब्स्टेकल है कि नहीं? ठीक है। अब मैंने बोला यहां पर एक और वर्ड यूज किया है मैंने, अपर्चर। अपर्चर का मतलब क्या होता है? ओपनिंग, ठीक है। ध्यान देना आप लोग, इधर देखना, यहां पर मान लो एक ओपनिंग मैंने यहां पर प्रोवाइड की, ओपनिंग, ठीक है, यहां से लाइट एंटर हो सकती है अंदर, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपर्चर। और ये है सामने स्क्रीन, है ना।
अब देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैंने ये सोर्स ऑफ लाइट यहां पर रखा, ठीक है, अब देखो यहां से जो लाइट निकलेगी एकदम कॉर्नर से, ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग, ठीक है। अब देखो यहां से जो भी लाइट निकलेगी वो यहां से लेके यहां तक इन्हीं के बीच में लाइट डायरेक्टली फॉल हो सकती है। ये मैंने एक्सट्रीम एंड ले लिया मैंने, मतलब इसके ऊपर और इसके नीचे लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली यहां पर लाइट कुछ देखी गई, यहां पर भी कुछ लाइट देखी गई। इसका मतलब ये जो कॉर्नर है ऑब्स्टेकल का, वहां से लाइट ऐसे बेंड हुई होगी, ठीक है, वहां से लाइट ऐसी बेंड हुई होगी, है ना, यहां से लाइट ऐसी बेंड हुई होगी। तो इसी की वजह से इस पोर्शन में कुछ लाइट देखा गया, सम लाइट, ठीक है, यहां पर भी देखा गया सम लाइट, ठीक है। तो यहां पर भी आपने देखा कि कॉर्नर्स की वजह से, मतलब कॉर्नर से उस लाइट वेव का बेंडिंग हुआ है ना, ठीक है, जिसकी वजह से शैडो रीजन में लाइट पहुंच गई है। तो इसी फिनोमेना को कहते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन, और कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन इज सिंपल द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वेव बाय द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल और अपर्चर, ठीक है। तो ये मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वेव अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल और अपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। ये होता है आपका सिंपल डिफ्रैक्शन, है ना, ठीक है। तो इसका जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलें, अब देखें यहां पर ड्यू टू दिस डिफ्रैक्शन, है ना, डिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट है वो रीच कर जाती है किसमें, शैडो रीजन में, है ना, ठीक है। तो वही बात मैंने यहां पर लिखी हुई है, ड्यू टू डिफ्रैक्शन लाइट एंटर्स इन अ शैडो रीजन, बताया था मैंने आपको, शैडो रीजन में लाइट पहुंच जाती है। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो अब यहां पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से पहले इस पॉइंट को पढ़ना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको, ठीक है। देखो, डिफ्रैक्शन बिकम्स मच मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन द डायमेंशन ऑफ द अपर्चर आर कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। सुनना ध्यान से, अगर वो जो ओपनिंग है, जो अपर्चर है, अगर वो लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में होगा, भाई लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, 4000 मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, इसी के आसपास होती है। तो उसी के कंपैरिजन में अगर वो ओपनिंग होगा, मतलब बहुत ही नैरो ओपनिंग अगर है, तो डिफ्रैक्शन ज्यादा प्रोनाउंस्ड होता है, मतलब डिफ्रैक्शन आपको अच्छा दिखेगा, है कि नहीं, अगर साइज ऑफ स्लिट बहुत कम है, ठीक है। स्लिट मतलब वही अपर्चर ओपनिंग, अगर वो ओपनिंग बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम साइज का है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको अच्छा विजिबल होगा, आर मोर प्रोनाउंस्ड, है कि नहीं। तो क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना आप लोग, इधर देखो, मैं यहां पर लेता हूं, पहले लिया मैंने अच्छा खासा साइज, मतलब ये जो ओपनिंग है ये अच्छा खासा साइज का है, ठीक है, और ये रहा सामने स्क्रीन, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मैं सेकंड केस में ले रहा हूं, थोड़ा सा मैंने साइज कम कर दिया, और फिर लिया मैंने यहां पर एक और स्क्रीन, फिर एक और केस, मैंने क्या किया, ओपनिंग बहुत कम कर दी, ओपनिंग मैंने बहुत कम कर दी, ठीक है, और ये रहा आपका स्क्रीन, है ना, ठीक है। तो ये यहां पर 3 केसेस मैंने लिए, यहां पर मैंने ये स्क्रीन, ये भी स्क्रीन, और ये भी स्क्रीन, ठीक है। यहां पर जो साइज ऑफ स्लिट होता है, इसे बेसिकली स्लिट भी बोलते हैं हम लोग, ओपनिंग, ठीक है। तो यहां पर जो साइज ऑफ स्लिट है
वो ए माना मैंने, यहां पर भी ए है, ये भी ए है, लेकिन यहां का ए इससे कम है, और यहां पर जो ए है कि नहीं, यहां पर जो ए है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो यहां पर जो ए है ना, साइज ऑफ स्लिट वो बहुत ज्यादा है किससे, वेवलेंथ से। यहां पर जो आपका साइज ऑफ स्लिट है वो नियर टू इक्वल है किसके, वेवलेंथ के। और यहां देखा जाए तो ए जो है वो लेस देन वेवलेंथ है कि नहीं। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, ठीक है। मैं इस केस की बात करता हूं। देखो यहां पर देखो ध्यान से, इधर देखो, ये तो ठीक है अपना ए है, चलो कोई बात नहीं, यहां पर ध्यान देना। इधर देखो, लाइट वेव मान लो यहां से पैरेलल आ रही है, लाइट वेव मान लो यहां से पैरेलल आ रही है, ठीक है। अब देखो लाइट वेव यहां से पैरेलल आ रही है, ठीक है, ये लाइट वेव आपस में पैरेलल आ रही है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहां पर लाइट वेव डायरेक्टली भी फॉल करेगी स्क्रीन पर, है कि नहीं। तो आप ये बताओ, यहां पर डिफ्रैक्शन की वजह से लाइट वेव यहां पर होंगी, ठीक है, डिफ्रैक्शन की वजह से लाइट वेव यहां जाएंगी। लेकिन इस केस में, ठीक है, आप डिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट दिखेगी वो ज्यादा आप नोटिस नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं नोटिस कर पाओगे, क्योंकि जो डायरेक्टली लाइट फॉल हो रही है स्क्रीन पर उसकी इंटेंसिटी अच्छी है, ठीक है। तो जो डायरेक्टली लाइट फॉल हो रही है उसकी इंटेंसिटी अच्छी खासी है, तो उसके कंपैरिजन में जो डिफ्रैक्शन की वजह से लाइट मिल रही है वो ज्यादा नोटिसेबल नहीं होगा। मतलब यहां पर डिफ्रैक्शन पैटर्न ज्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं होगा। आ रही है बात समझ में, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट जो लाइट फॉल हो रही है वो ज्यादा डोमिनेट कर रही है। आ रही है बात समझ में आपको, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे कि जो डायरेक्ट लाइट इंसिडेंट हो रही है स्क्रीन पर, है ना, उसकी इंटेंसिटी डोमिनेट कर रही है डिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको, इसलिए डिफ्रैक्शन पैटर्न वहां पर नोटिसेबल नहीं होगा, है कि नहीं। वहीं पर अब इस केस में देखो, यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो डायरेक्ट लाइट गिरेगी, जो डायरेक्ट लाइट गिरेगी, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कम है, उसकी इंटेंसिटी कम है इसके मुकाबले। मतलब यहां पर जो डायरेक्टली लाइट फॉल हो रही थी उसके मुकाबले यहां पर जो डायरेक्टली लाइट फॉल होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहां पर जो डिफ्रैक्शन की वजह से लाइट पहुंचेगी, ये वाली लाइट थोड़ी बहुत नोटिसेबल हो जाएगी, है कि नहीं, ठीक है। मतलब यहां पर इस केस में हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन, मतलब आप देख पाओगे हां यहां पर शैडो रीजन में थोड़ी बहुत लाइट दिख रही है, आप नोटिस कर पाओगे, क्योंकि यहां पर जो डायरेक्ट वाली लाइट है ना उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम है कि नहीं। और अब इस केस में देखो आप, यहां पर तो क्या होगा, जो डायरेक्ट लाइट गिरेगी ना उसकी इंटेंसिटी तो बिल्कुल बहुत कम है एज कंपेयर टू डिफ्रैक्टेड। तो यहां पर डिफ्रैक्टेड लाइट जो है ना वो डोमिनेट कर जाएगी डायरेक्ट लाइट जो गिर रही है उसके मुकाबले। तो इस केस में आपको डिफ्रैक्शन वाला जो, मतलब डिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो नोटिसेबल हो जाएगी प्रॉपरली, है कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि साइज ऑफ स्लिट बहुत कम होना चाहिए, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ठीक है, से कम होना चाहिए या उसके बराबर भी चलेगा, मतलब कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डायरेक्ट लाइट फॉल होती है ना, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू डिफ्रैक्टेड। तो डिफ्रैक्शन अपन को अच्छे से नोटिसेबल हो जाता है। इज इट क्लियर, ठीक है, ये कहानी है। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है कि डिफ्रैक्शन बिकम मच मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन द डायमेंशन ऑफ द अपर्चर, मतलब साइज ऑफ स्लिट, आर कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये कहानी है, ठीक है। चलो
तो अब आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं, है ना। आगे बात करेंगे हाइगन थ्योरी ऑन डिफ्रैक्शन, ठीक है। चलो भाई, अब यहां पर देखते हैं, यहां पर नेक्स्ट हाइगन थ्योरी इन डिफ्रैक्शन, ठीक है। मतलब डिफ्रैक्शन में हाइगन ने क्या कही बात, ठीक है। अब ध्यान देना बस आप लोग यहां पर, ठीक है। देखो क्या होता है, मैं एग्जांपल यहां पर लेता हूं, देखना। ये लिया मैंने, ठीक है, स्लिट। मैंने यहां पर ज्यादा आपको दिखाया है, लेकिन होता बहुत कम है कि नहीं। अब मुझे यहां पर चीजें बतानी है, इसलिए थोड़ा सा मैंने ज्यादा गैप शो किया है, ठीक है, लेकिन होता है बहुत नैरो। अभी डिस्कस किया अपन ने, ठीक है। चलो, और ये रहा सामने स्क्रीन, ठीक है। चलो, अब ध्यान देना, यहां पर मान लो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ठीक है, पैरेलल लाइट वेव आ रही हैं। ये एक लाइट वेव, ये एक लाइट वेव, है ना, पैरेलल लाइट वेव्स है यहां पर। ठीक है। चलो, अब बताओ, आपको मालूम है ना कि अगर पैरेलल लाइट वेव्स होती हैं तो वहां पर वेव फ्रंट कैसा होता है, प्लेनर होता है वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट होगा यहां पर, ठीक है। तो आप देखो यहां पर प्लेन वेव फ्रंट ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है कि नहीं, ठीक है। तो इसको एक काम करें, लाइन के फॉर्म में ले लें। देखो, ये मैंने एक प्लेन वेव फ्रंट ले लिया मैंने, ये एक वेव फ्रंट, ये एक वेव फ्रंट, है ना। आपको मालूम है ना, हर इंस्टेंट पर आपको वेव फ्रंट मिलेगा, ठीक है। जब ये वेव फ्रंट इस स्लिट को हिट करेगा, तो आप बताओ, यहां पर मान लो वेव फ्रंट ये है, जब यहां पर वेव फ्रंट आएगा तो इतना पोर्शन वेव फ्रंट का ब्लॉक हो जाएगा और सिर्फ इतना वाला पोर्शन आपका वेव फ्रंट रहेगा ना। ये अनब्लॉक्ड वेव फ्रंट है कि नहीं, अनब्लॉक्ड वेव फ्रंट, ठीक है, जिसका साइज जो है वो स्लिट के साइज के बराबर होगा, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये मान लो ए है और ये आपका बी है, ठीक है। तो ये जो ए बी है ये अनब्लॉक्ड वेव फ्रंट है ना, ठीक है। अब हाइगन ने क्या कहा कि ये जो आपका अनब्लॉक्ड वेव फ्रंट है, इसका हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये अपन ने बात हाइगन प्रिंसिपल में भी की थी, है ना, सेम बातें हैं। तो हाइगन ने यह कहा कि ये जो अनब्लॉक्ड वेव फ्रंट है, इसका हर पॉइंट, ठीक है, एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, मतलब नए सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेगा। और ये जो अपना लाइट वेव एमिट करेगा इन ऑल डायरेक्शन, उसी को कहेंगे हम डिफ्रैक्टेड वेव। देखो ध्यान से, तुम बताओ, ये अपना वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा स्फेरिकल, ये भी अपना वेव प्रोड्यूस करेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये भी अपना करेगा वेव फ्रंट स्फेरिकल। तो आप बताओ, ये मान लो वेव फ्रंट इसका है, तो लाइट वेव ऐसी होगी ना, परपेंडिकुलर टू इट्स वेव फ्रंट, ठीक है। ये बताओ ऐसा होगा ना, ये बताओ ऐसा होगा ना, ठीक है। तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं वो नए सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह बिहेव करेंगे, और वो जो वेव एमिट करेंगे चारों तरफ, है ना, इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, वो होगा आपका डिफ्रैक्टेड वेव। ये होगा आपका डिफ्रैक्टेड वेव, डिफ्रैक्टेड वेव, ठीक है। तो उन्होंने, हाइगन ने बेसिकली डिफ्रैक्टेड वेव के बारे में, देखो एक्चुअली क्या होता है कि कॉर्नर से जो टकरा करके बेंड होती है वो डिफ्रैक्टेड वेव होती है, लेकिन हाइगन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि भैया जो हर पॉइंट है अनब्लॉक्ड वेव फ्रंट का, वो बिहेव करेगा एज अ सोर्स ऑफ डिफ्रैक्टेड वेव्स। तो वो जो सेकेंडरी वेव एमिट करेगा, है ना, उसी को बोलेंगे डिफ्रैक्टेड वेव, ठीक है। और उस डिफ्रैक्टेड वेव का स्क्रीन पर जब इंटरफेरेंस होगा, मतलब सुपरपोजिशन होगा उनका,
तो उनकी वजह से यहां पर आपको मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा। मतलब अपना जो इंटरफेरेंस हमने पढ़ा था उसमें एक्चुअल लाइट का इंटरफेरेंस हुआ था, मतलब सुपरपोजिशन हुआ था, और फिर वहां पर ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनी थी, है कि नहीं। यहां पर क्या कहानी होगी कि जो डिफ्रैक्टेड वेव है, ठीक है, उसका सुपरपोजिशन होगा और उसकी वजह से वहां स्क्रीन पर आपको मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा, है कि नहीं। ठीक है, ये कहानी है, क्लियर है। चलो, तो ये था आपका हाइगन थ्योरी, है ना, ऑन डिफ्रैक्शन। तो जो डेफिनेशन जो यहां पर लिखा है मैंने उसको एक बार मैं पढ़ देता हूं। अकॉर्डिंग टू हाइगन, ऑल पॉइंट्स ऑन वेव फ्रंट्स, दैट इज अनब्लॉक्ड, है ना, act as a source of new wave, this wave called as diffracted wave। ठीक है, फिर क्या है, due to interference of these diffracted wave, maxima and minima obtained on a screen। ये कहानी होती है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका हाइगन थ्योरी इन डिफ्रैक्शन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। ठीक है, चलें, तो अब अपन बात करते हैं, मालूम है ये जो डिफ्रैक्शन है ना, ये दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है आपका फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। और मेनली हम लोग जो बात करते हैं वो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। देखो, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन किसे बोलते हैं, जहां पर ऑब्स्टिकल, ठीक है, जहां पर आपका सोर्स और जो आपका है स्क्रीन, है ना, मतलब जो सोर्स है या जो स्क्रीन है या दोनों अगर एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं ऑब्स्टिकल के, जैसे मान लो ये ऑब्स्टिकल है, ये आपका सोर्स है, तो ये सोर्स आपका होना चाहिए एक फाइनाइट डिस्टेंस पर, मतलब बहुत दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है। या जो स्क्रीन है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए। मतलब अगर सोर्स दूर है तो आपका स्क्रीन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होना चाहिए, है कि नहीं। या अगर स्क्रीन बहुत दूर है तो आपका सोर्स, ठीक है, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर होना चाहिए, या फिर दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो जो डिफ्रैक्शन होगा ना, उसे हम कहेंगे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। देखो क्या लिखा हुआ है, इन दिस डिफ्रैक्शन सोर्स और स्क्रीन और बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्स्टिकल और अपर्चर। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो आपका ऑब्स्टिकल है, उस ऑब्स्टिकल से जो आपका सोर्स है, ठीक है, या फिर जो स्क्रीन है, वो आपका एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए। फाइनाइट मतलब क्या, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होना चाहिए, है कि नहीं, या फिर दोनों एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए। आ रही है बात समझ में। इसका मतलब कोई एक तो आपका फाइनाइट डिस्टेंस पे होना ही चाहिए, या तो सोर्स या तो स्क्रीन या दोनों। वेल एंड गुड, है कि नहीं। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपल फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, है ना। और जो फ्रॉनहोफर होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें सोर्स और स्क्रीन दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं ऑब्स्टिकल से। तो यहां पर जो डिफ्रैक्शन होगा ना, कॉल्ड एज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन दिस डिफ्रैक्शन सोर्स एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्स्टिकल और अपर्चर। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रेफर करेंगे नॉर्मली फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन को, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करेंगे कैलकुलेटिव पार्ट में, है ना, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। वहां पर बहुत सारे कैलकुलेशन करने हैं और इमेजिनेशन वहां पर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलें, अब देखते हैं यहां पर अपन डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, है ना। बिल्कुल ध्यान से आप लोग यहां पर देखना। देखो, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, तो ये मान लो आपका एक सिंगल स्लिट है, ठीक है। ये स्लिट है, स्लिट का साइज तो होता है बहुत कम, लेकिन अपन यहां पर थोड़ा मैग्नीफाइड फॉर्म में दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलो, अब देखो ध्यान से, यहां पर ये मान लो आपका सोर्स है, यहां से लाइट निकलेगी, एंड टू ऑब्टेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट,
मैंने यहां पर कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर लिया मैंने। अब देखो यहां पर ये लाइट निकला ऐसा, ठीक है, ये ऐसे फॉल, ठीक है, तो अपन सिर्फ 2 लाइट लेते हैं, काफी रहेगा यहां पर। ऐसा देखो, ये एक लाइट, ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल, ये ठीक है, चलो। और ये लिया मैंने एक लाइट, ये पैरेलल। तो आप ये बताओ यहां से पैरेलल रे ऑफ लाइट कब निकलेगी? जब आपका सोर्स जो है वो इसके फोकस पे होगा। तो हमने सोर्स को एडजस्ट किया इसके फोकस पर, तो यहां से जो आउटपुट रे निकलेगी वो क्या होगी? पैरेलल, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर सामने स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग होगी वो सीधे यहां पर फॉल होंगी, है ना, वो सीधे यहां पर फॉल होंगी, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से यहां पर, ये है आपका अनब्लॉक्ड वेव फ्रंट, है ना, ये आपका अनब्लॉक्ड वेव फ्रंट है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से यहां पर मैं एक और लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यहां पर ले रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग। ये लिया मैंने कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, ये मैंने पॉइंट ए और ये वाला है आपका पॉइंट बी, और ये आपका साइज ऑफ स्लिट है ए, ठीक है, ये ए आपका, क्लियर, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग यहां पर, इधर देखना, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था हाइगन थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि इस अनब्लॉक्ड वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर मैं 3 पॉइंट ले रहा हूं मैं, एक आपका बिल्कुल टॉप पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलो अब ध्यान देना आप लोग यहां पर, इधर देखना, यहां पर मान लो यहां से जो लाइट, डिफ्रैक्टेड लाइट जो निकलेगी वो थीटा एंगल पर है कि नहीं, वो थीटा एंगल पर है, ठीक है, थोड़ा और ऊपर लेता हूं मैं, वो थीटा एंगल पर है, ठीक है, ये थीटा एंगल, क्लियर है। तो अब देखो यहां पर मान लो इसकी बेंडिंग हुई और यहां पर लाइट फॉल हो गई, ठीक है कि नहीं है, ये यहां पर बेंडिंग हुई, इससे मतलब कन्वर्जिंग हुई उसकी, और यहां पर लाइट गई, ठीक है। सिमिलरली यहां से लाइट ऐसी गई सेम एंगल पर, हॉरिजॉन्टल के साथ सेम एंगल पर, ठीक है, थीटा, और ये भी बेंड होकर के यहां पर मीट हो गई, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, सिमिलरली इस पॉइंट से भी सेम एंगल पे जो डिफ्रैक्टेड वेव होंगी, ठीक है, जो डिफ्रैक्टेड वेव होंगी, ठीक है। चलो तो ये भी ऐसे बेंड होकर के लाइट यहां पर पहुंच गई, क्लियर है, ठीक है। मान लो इन तीनों पॉइंट से जो लाइट वेव निकली हैं, जो डिफ्रैक्टेड वेव निकली हैं, उनका सुपरपोजिशन हुआ है स्क्रीन पर इस पॉइंट पर। तो मान लो ये पॉइंट P क्या है आपका, मतलब ये वाला मैंने पॉइंट क्या मान लिया, P, और इसकी दूरी, ये जो सेंटर ऑफ स्क्रीन है, जो बिल्कुल डायरेक्ट लाइट फॉल हुई है, उसे सेंटर ऑफ स्क्रीन बोलेंगे, ठीक है। यहां से ये x डिस्टेंस पर है, ऐसा मान लिया मैंने, इज इट क्लियर, ठीक है। चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से यहां पर, ठीक है। ये जो आपका पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर कौन से लाइट वेव का सुपरपोजिशन हुआ है? डिफ्रैक्टेड लाइट वेव का, है कि नहीं। तो डिफ्रैक्टेड लाइट वेव, ये देखो पॉइंट A से पॉइंट, इसे मान लो आप M मान लो, और ये B मान लो, इन तीनों पॉइंट से सेम एंगल पे जो डिफ्रैक्शन हुआ है
वो आकर के यहां पर मीट कर रही हैं, ऐसा मान लिया मैंने, है कि नहीं। अब मेरी बात को सुनना, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, वो डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, तो यहां देखो, जो लाइट वेव A से निकल रही है और जो लाइट वेव B से निकल रही है, इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है, उसी पे डिपेंड करेगा कि पॉइंट P पर क्या ऑब्टेन होगा, मैक्सिमा कि मिनिमा। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, A से जो लाइट निकल रही है और जो B से डिफ्रैक्टेड वेव है, उनमें पाथ डिफरेंस कितना होगा, पहले वो निकालना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इधर देखो, अगर मुझे A से डिफ्रैक्टेड वेव और B से डिफ्रैक्टेड वेव के बीच का क्या चाहिए मुझे, अगर पाथ डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये मान लो n है। ठीक है, अब देखो, अब अगर तुम बोलोगे ना, यहां से जो लाइट वेव निकलेगी और यहां से जो डिफ्रैक्टेड वेव निकलेगी, दोनों एक साथ निकलेगी। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, यहां पर देखें ध्यान से, यहां पर ये लाइट वेव परपेंडिकुलर है और ये लाइट वेव परपेंडिकुलर है। तो ये वाले पॉइंट से जितना समय लगेगा लाइट वेव को यहां पर पहुंचने में, उतना ही समय लगेगा यहां से लाइट वेव यहां तक पहुंचने में। ठीक है, तो ये जो आपका डिफरेंस है Bn, ये होगा आपका पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव फ्रॉम A एंड B, है कि नहीं। ठीक है, मतलब मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, क्यों किया, ताकि यहां से वहां तक का डिस्टेंस और यहां से वहां तक का डिस्टेंस सेम हो, है कि नहीं। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि मैंने बेसिकली एक तरीके से प्लेनर वेव फ्रंट मान लिया मैंने, है ना, और वहां पर उस प्लेनर वेव फ्रंट के ये तीनों डिफ्रैक्टेड वेव क्या हो गए, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएंगे उसके, है कि नहीं। ठीक है, तो अब मेरी बात को सुनना, यहां पर इस यहां से जो लाइट वेव निकल रही है और लाइट वेव जो यहां से निकल रही है, दोनों में जो पाथ का डिफरेंस होगा वो कौन सा वाला होगा, ये Bn होगा, ये एक्स्ट्रा पाथ होगा, है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद से यहां पर परपेंडिकुलर है ये लाइट वेव इसके, और यहां से भी क्या है, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखो यहां पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, Bn होगा, है ना। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं बोलूंगा, सिंस पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव, ठीक है, और अच्छा बोलने में रहेगा बिटवीन डिफ्रैक्टेड वेव फ्रॉम A एंड B इज इक्वल टू Bn। ठीक है, अब आओ इस Bn को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग, थोड़ा सा बड़ा यहां पर आप ध्यान देना, इधर देखो, यहां पर थोड़ी ज्योमेट्री यूज करनी होगी। ठीक है, ध्यान देना, ये आपका एंगल थीटा है और ये देखो ये पूरा 90 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ध्यान देना मैं किस एंगल को शो कर रहा हूं। ठीक है, चलो, तो 90 में से थीटा माइनस किया तो 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब आप बताओ, ये जो आपका अनब्लॉक्ड वेव फ्रंट है ना, ये वाला रेड वाली लाइन, ठीक है, ये और इसमें एंगल कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं, देखो, तो 90 में से ये 90 माइनस थीटा माइनस करोगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा ना, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस किया तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा, है ना, ये वाला एंगल थीटा, मतलब AN और AB के बीच का एंगल। ठीक है, थीटा हो गया, क्लियर। नाउ अब देखो,
यहां पर 90 डिग्री इसमें है, तुम देखो ट्राइंगल ANB में यहां पर ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज कौन होगा? AB होगा, और आपका परपेंडिकुलर कौन होगा? BN होगा ना। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल ANB हम बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BN अपॉन हाइपोटेन्यूज AB, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर साइन थीटा एज इट इज है और ये BN मुझे निकालना है। ठीक है, आप देखो, और AB की वैल्यू कितनी है? AB हमारा साइज ऑफ स्लिट है ना, A, तो ये रहा आपका A। तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा? A साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? BN, हाँ है ना। तो यहां पर जो एक्स्ट्रा पाथ का डिफरेंस है, ठीक है, फ्रॉम लाइट वेव एमिटिंग फ्रॉम A एंड लाइट वेव एमिटिंग फ्रॉम B, ठीक है, वो कितना होगा? A साइन थीटा होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, ये आपको ध्यान भी रखना है, याद रखना है। ठीक है, कि जो आपका स्लिट होता है उनके दोनों एंड से, ठीक है, जो लाइट वेव निकलती है एट एन एंगल थीटा, तो उनमें जो पाथ का डिफरेंस होता है वो A साइन थीटा के बराबर होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना, इस पॉइंट P पर मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, उसके लिए आपको यहां पर बात करनी है क्या? पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना, थोड़ा ध्यान से आपको सुनना होगा। ठीक है, देखो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं ये जो पॉइंट C है दैट इज सेंटर ऑफ स्क्रीन, इस पॉइंट पर तो मैक्सिमा ही मिलेगा। क्यों? यहां से जो लाइट वेव ऐसे आएंगी, यहां से जो लाइट वेव ऐसे आएंगी, यहां पर पाथ डिफरेंस कितना होना है? 0 होना है। तो सेंटर ऑफ स्क्रीन पर तो मैक्सिमा ही मिलता है भाई, है ना। तो सेंटर ऑफ स्क्रीन पर मैक्सिमा मिलता है, कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमा। यहां पर क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। तो पॉइंट C पर तो आपको मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा ही मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, क्योंकि यहां पर पाथ डिफरेंस 0 होता है। यह आप लोगों ने इंटरफेरेंस में भी पढ़ा होगा, है कि नहीं? ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि पॉइंट P पर अगर मिनिमा मिले, कॉल्ड एज सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है, तो पॉइंट P पर मिनिमा ऑब्टेन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? ठीक है, यहां पर हम लोग सिंपल मिनिमा नहीं बोलते, हम बोलते हैं सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, ऐसा बोलते हैं, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा। तो ये सेकेंडरी मिनिमा क्यों बोलते हैं मालूम? क्योंकि यहां पर सेकेंडरी वेव की वजह से, है ना, मतलब सेकेंडरी वेव के इंटरफेरेंस की वजह से अपन को मैक्सिमा मिनिमा मिलता है। ठीक है, तुम ये बताओ, ये आपका जो आपका अनब्लॉक्ड वेव फ्रंट है, वहां से जो लाइट वेव एमिट हो रही हैं, उनका इंटरफेरेंस करवा रहे हैं ना अपन यहां पर, मतलब सुपरपोजिशन करवा रहे हैं ना अपन यहां पर। तो सेकेंडरी वेव का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूं व्हाट आर द कंडीशन फॉर पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, फिर मैं बात करूंगा कंडीशन फॉर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा की। ठीक है, तो अभी ध्यान देना आप लोग, यहां पर इधर देखो, चलें यहां पर ध्यान देना। कंडीशन फॉर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। चलो अब ध्यान देना यहां पर क्या कंडीशन होती है, इधर देखो। अगर आप चाहते हो कि पॉइंट P पर पहला सेकेंडरी मिनिमा मिले, मतलब सेंट्रल के बाद पहला सेकेंडरी मिनिमा मिले,
तो वहां पर जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए आपके ए और बी के बीच में, दैट इज बी एन, ये जो बी एन होना चाहिए वो लैम्डा के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? लैम्डा के बराबर होना चाहिए। मतलब जो ए साइन थीटा है वो लैम्डा के बराबर अगर होगा, ठीक है, तो पॉइंट पी पर क्या मिलेगा? पहला सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा, है कि नहीं? देखो ध्यान से, यहां पर मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं आपको, ठीक है? देखो, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है, ध्यान देना, जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए ए साइन थीटा, जो हमारा जनरल पाथ डिफरेंस है, वो लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो वहां पर आपको पहला सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा। अब ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसके लिए एजम्पशंस हैं, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, इधर देखना, ये देखो, ये देखें, ये लिया मैंने यहां पर स्लिट, ठीक है, चलो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर ये ए, ये बी, ठीक है, मैंने क्या बोला? इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? लैम्डा होना चाहिए, ठीक है, मतलब यहां से जो लाइट वेव निकलेगी और यहां से जो लाइट वेव निकल रही है, मैंने बोला ये पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? लैम्डा के बराबर होना चाहिए, लैम्डा, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर, अब मेरी बात को सुनना, ये वाला पॉइंट आपका M है, ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर, ये बताना जो लाइट वेव A से और B से निकल रही है उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा का है। तो ये बताओ जो लाइट A से और M से निकल रही है इनमें पाथ डिफरेंस कितना होगा? मतलब मुझे ये निकालना होगा, ये वाला पॉइंट, मान लो ये आपका पॉइंट है, सपोज करो Q पॉइंट है ये, मुझे ये MQ निकालना होगा, ये MQ होगा ना, इनके बीच का पाथ डिफरेंस, भाई इनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। तो ये निकालूंगा, मतलब MQ निकालना होगा मुझे, तो ये निकालूंगा मैं किससे? सिमिलर ट्रायंगल से निकालूंगा, है कि नहीं? ठीक है, ध्यान देना आप लोग, यहां पर देखो, इन ट्रायंगल, तुम ये बताओ, ये जो ट्रायंगल AMQ है और ट्रायंगल ABN है, ये क्या सिमिलर होंगे? ठीक है, देखो कैसे, ये एंगल कॉमन है और यहां पर ये 90 है और ये 90 है, तो एंगल से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, मानते हो? ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है, हां ध्यान देना, ये एंगल कॉमन है और ये 90 है। अब देखो, मतलब सिंस ट्रायंगल AMQ is similar to triangle ABN, ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखना, यहां पर ये बताओ, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो रेशियोज को इक्वल बोल सकते हैं, तो ये क्या होगा? AM अपॉन AB इज इक्वल टू MQ अपॉन BN बोल सकते हैं, ठीक है। अब बताओ, ये हमारा पूरा कितना है? A है ना, और ये M इसका मिड पॉइंट लिया मैंने, तो ये AM क्या होगा? A/2, ठीक है, A/2, और AB कितना? A है, और ये MQ निकालना है, और मैंने BN को क्या माना है? लैम्डा, ठीक। अब बताओ, देख के, ये A कैंसिल हो गया, ये लैम्डा ऊपर गया, λ/2 ना, ठीक है। तो अब बताओ, देख के, यहां पर ये कितना हुआ? λ/2 हुआ, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अब मेरी जो थ्योरी है उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं मैं कि A और B के बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा होना चाहिए फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है, ध्यान देना। देखो,
जो लाइट वेव ए और एम से निकल रही है उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा? λ/2। मानते हो? ठीक है। अब ध्यान देना बस आप लोग, यहां पर मैं इस वाले पार्ट में, अपर पार्ट में कोई एक पॉइंट लेता हूं मैं, ठीक है, ये एक पॉइंट लिया, तो आप बताना ए और एम के बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 है, ठीक है। तो क्या इस पॉइंट और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो लोअर हाफ में होगा इनमें भी पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा ना? आप देखो, जितना नीचे मैंने यहां पॉइंट लिया उतना ही नीचे यहां से लिया, तो आप बताओ जो लाइट वेव इस पॉइंट से निकलेगी और इस पॉइंट से निकलेगी इनमें भी पार्ट डिफरेंस कितना होगा? λ/2 होगा। मतलब जो लाइट वेव अपर वाले हाफ से, ठीक है, इस पॉइंट से निकलेगी उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो लोअर हाफ में होगा वहां से जो लाइट वेव निकलेगी उनमें पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा कि नहीं होगा? और अगर λ/2 का पार्ट डिफरेंस होगा तो आप बताओ λ/2 का अगर पार्ट डिफरेंस होता है तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना? λ/2 का पार्ट डिफरेंस मतलब क्रस्ट पे ट्रफ गिरना, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा स्क्रीन पर, मतलब वहां पर मिनिमा मिलेगा ना? अब बताओ, इसके नीचे मैंने एक और पॉइंट लिया अपर हाफ में, उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट में जो लोअर हाफ में पॉइंट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो लोअर हाफ में पॉइंट होगा वहां से जो लाइट वेव निकलेगी उनमें भी पार्ट डिफरेंस कितना होगा? λ/2 होगा। मतलब वो भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। इसी तरीके से इस अपर हाफ में जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग लोअर हाफ में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनमें पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा कि नहीं होगा? मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना? तो हम ये कहते हैं, ठीक है, कि जब आपका ए और बी के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा होता है तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और अपर पार्ट में जो पॉइंट है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो लोअर हाफ में पॉइंट होगा उनसे जो लाइट वेव निकल रही हैं उनके बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 का एग्जिस्ट कर जाएगा। और अगर λ/2 का पार्ट डिफरेंस एग्जिस्ट कर गया तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना ही है, मतलब वहां पर मिनिमा मिलना है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर देखो, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा द पार्ट डिफरेंस शुड बी a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। और क्योंकि ये एंगल बहुत छोटे होते हैं तो हम यहां पर a sin थीटा को थीटा भी मान सकते हैं भाई। मतलब यहां पर थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए बोल सकते हैं, है कि नहीं? लैम्डा बाय ए बोल सकते हैं। आ रही है बात समझ में आपको यहां पर? ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हो कि पहला सेकेंडरी मिनिमा मिले तो वहां पर डिफ्रैक्टिंग एंगल जो है वो लैम्डा बाय ए के बराबर होना चाहिए। अगर डिफ्रैक्शन एंगल लैम्डा बाय ए के बराबर है तो वहां पर आपको मिलेगा पहला सेकेंडरी मिनिमा। इज इट क्लियर? और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया कि क्यों मिलेगा पहला सेकेंडरी मिनिमा, क्योंकि वहां पर दोनों पार्ट में, ठीक है, दोनों पार्ट में जो पॉइंट्स होंगे, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, उनसे जो लाइट वेव निकलेगी उनका पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा, इसलिए। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं कि जो आपका दूसरा सेकेंडरी मिनिमा जो होगा उसके लिए क्या कंडीशन होती है, दूसरा सेकेंडरी मिनिमा के लिए। ठीक है, आओ देखते हैं, यहां पर ध्यान देना। देखिए यहां पर पोजीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, देखो अगर सेकेंडरी मिनिमा अगर अपन चाहते हैं, ठीक है, कि मिले, उसके लिए जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए आपके ए और बी के बीच में वो कितना होना चाहिए? 2 लैम्डा। ठीक है, देखो मतलब a sin थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट? 2 लैम्डा, है ना? मतलब यहां पर ध्यान देना,
ये जो आपका जो स्लिट है, ठीक है, ये ए और ये बी, यहां पर ए और बी के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 2 लैम्डा। तो अपन को पॉइंट पी पर क्या मिलेगा, सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों, ध्यान देना, यहां पर आप ये बताओ कि ए और बी, ये जो आपका ए बी है, इसको आप एक काम करो, 4 पार्ट में डिवाइड करो। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है। अब एक काम करना, इसको कर लो आप, ऐसा मान लो, सपोज करो आर एस टी, ये अपन ने 4 पॉइंट मतलब 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, इधर देखो, जरा ये बताना, जो लाइट वेव ए से निकल रही है और जो बी से निकल रही है, उनमें पार्ट डिफरेंस कितना माना आपने, 2 लैम्डा। तो आप ये बताओ, जो लाइट वेव ए से निकल रही है और जो एस से निकल रही है, इसमें पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/2, ठीक है ना, सॉरी, यहां पर ए और बी के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना, 2 लैम्डा, ओके, 2 लैम्डा। तो ए और एस के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना, लैम्डा। भाई इस बार मैंने ए और बी के बीच में क्या माना है, 2 लैम्डा, तो ए और एस के बीच में कितना होगा, लैम्डा, ठीक है। तो आप ये बताओ, अगर ए और एस के बीच में लैम्डा पार्ट डिफरेंस आ गया, तो ए और आर के बीच में कितना होगा, λ/2, है ना, हाफ करते जा रहे हैं अपन, ठीक है। अब देखो, मतलब यहां पर ध्यान देना, जो लाइट वेव ए से निकल रही है और जो आर से निकल रही है, उनमें पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब ये जो ऊपर के 2 हाफ हैं, मतलब ऊपर के जो 2 पार्ट्स हैं, यहां पर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, ये देखो, ये पॉइंट लिया मैंने, ये ऊपर वाले पार्ट में, उसके करस्पॉन्डिंग नीचे वाले पार्ट में अगर लेता हूं पॉइंट, तो इनमें भी पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/2, है कि नहीं। तो ये देखो, मतलब ए और आर के बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 है। इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे इस अपर पार्ट में, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होंगे ये इस वाले पार्ट में, उनमें पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा, ठीक है। तो ऊपर के जो 2 पार्ट्स हैं, उनमें करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का जो पार्ट डिफरेंस होगा वो λ/2 होगा। मतलब यहां से जो लाइट वेव निकलेंगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी ना, क्योंकि पार्ट डिफरेंस कितना है, λ/2 है। सिमिलरली ये जो नीचे के जो 2 पार्ट्स हैं, आप देखो, एस और टी के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना, λ/2। इसका मतलब इसके यहां पर अगर कोई पॉइंट लेते हो और यहां पर कोई पॉइंट लेते हो, तो इनमें भी पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/2। मतलब नीचे के जो 2 पार्ट्स हैं, इनमें करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/2। मतलब ये भी डिस्ट्रक्टिवली मीट करेंगे उस पॉइंट पर, है कि नहीं, ठीक है। मतलब वहां पर भी क्या मिलेगा अपन को, मिनिमा मिलेगा। तो आप ये बताओ, जब मैंने बोला कि दूसरा सेकेंडरी मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस ए और बी के बीच में कितना होगा, 2 लैम्डा, मतलब उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हर एक पार्ट में जो आपका पॉइंट्स होगा, उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो नीचे वाले पार्ट में होगा, वो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/2, ठीक है। ए और बी के बीच में 2 लैम्डा, तो हर एक पार्ट में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/2, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड किया मैंने इसको। तो ऑब्वियस ही बात है, ऊपर के जो 2 पार्ट्स हैं, उनमें करस्पॉन्डिंग पॉइंट का जो पार्ट डिफरेंस है वो λ/2 है, तो डिस्ट्रक्टिवली मीट कर गए। नीचे के जो 2 पार्ट्स हैं, उनमें जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/2, तो वो डिस्ट्रक्टिवली मीट करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के पूरा जो इंटरफेरेंस होगा उस पॉइंट पी पर, वो डिस्ट्रक्टिवली होगा, मतलब वहां पर मिनिमा फॉर्म होगा। इज इट क्लियर, ठीक है, आ रही है बात समझ में। और ये देखो, ए साइन थीटा मैंने 2 लैम्डा बोला है, ठीक है, और जो पहला सेकेंडरी मिनिमा था उसमें था ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा,
मतलब इस केस में थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी भाई, ए साइन थीटा 2 लैम्डा है और पहला सेकेंडरी मिनिमम में कितना था, ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। तो पहले का जो थीटा है और जो दूसरे का थीटा ये वाला है, ये थीटा ज्यादा होगा ना, मतलब और ज्यादा डिफ्रैक्टेड एंगल होगा ये वाले केस में। आप देखो यहां पर आप क्या बोलोगे, ये एंगल स्मॉल है तो आप बताओ a इंटू थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, मतलब थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बाय a। ठीक है, तो मेरी बात को सुनना, जो पहला सेकेंडरी मिनिमा है उसके लिए डिफ्रैक्टेड एंगल कितना होना चाहिए, लैम्डा बाय a, और जो दूसरा सेकेंडरी मिनिमा है उसके लिए डिफ्रैक्टेड एंगल कितना होना चाहिए, 2 लैम्डा बाय a। है कि नहीं, क्लियर है। नाउ अब देखो, अगर मैं बात करूं पोजीशन फॉर थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, फिर उसके बाद मैं जनरलाइज कर दूंगा इसको। ठीक है, देखो ध्यान से, इधर देखना, बात करते हैं अपन पोजीशंस फॉर थर्ड सेकेंडरी मिनिमा। थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर बात करें अगर अपन पोजीशंस फॉर थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है, तो थर्ड सेकेंडरी मिनिमा के लिए ए और बी के बीच का जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3 लैम्डा। ठीक है, तो ए साइन थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट, 3 लैम्डा, है कि नहीं। तो यहां पर देखो आप ध्यान से, मतलब यहां पर अगर एंगल स्मॉल है तो इसको लिया ए इंटू थीटा, मतलब थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाय ए। अब देखो मैं इसको भी समझाता हूं, अगर पार्ट डिफरेंस ए और बी के बीच में 3 लैम्डा है तो आप उसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, 6 इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो आप बताओ 3 लैम्डा का 6 इक्वल पार्ट करोगे तो लैम्डा बाय 2 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 होगा हर एक पार्ट में। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 6 पार्ट किया ना, तो जो सबसे ऊपर के जो 2 पार्ट होंगे उनमें करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। बीच के जो 2 पार्ट होंगे उनमें भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। और जो सबसे नीचे के जो 2 पॉइंट्स हैं, मतलब 2 पार्ट हैं सबसे नीचे वाले, ठीक है, उनके भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट का पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो यहां पर आपका डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस होना है कोई मिलाकर के, मतलब मिनिमा ही मिलना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला कि 3 लैम्डा पार्ट डिफरेंस है तो 6 इक्वल पार्ट, हर एक में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2। ठीक है, वहीं अगर मैं बोलूं 4 सेकेंडरी मिनिमा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ए साइन थीटा इक्वल टू 4 लैम्डा। अब 4 लैम्डा है तो आप उसको जो स्लिट है उसको डिवाइड करो आपके 8 इक्वल पार्ट में, है कि नहीं। तो हर एक पार्ट में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा। तो ऊपर के 2 पार्ट, ठीक है, लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का, नीचे के 2 पार्ट उनमें भी लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस, उसके बाद भी 2 पार्ट लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस, और आखिरी के 2 पार्ट लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस, है कि नहीं, ये कहानी होगी। ठीक है, तो यहां पर पोजीशन फॉर थर्ड सेकेंडरी मिनिमा देखा आपने, ए साइन थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा, थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाय ए। अब मैं जनरलाइज कर देता हूं कि अगर पोजीशंस की हम बात करें फॉर nth सेकेंडरी मिनिमा तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, फॉर पोजीशन फॉर nth सेकेंडरी मिनिमा, nth सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, यहां पर देखो ध्यान से, तो ए साइन थीटा क्या होना चाहिए, आप खुद जनरलाइज कर सकते हो कि थर्ड के लिए 3 लैम्डा, फोर्थ के लिए 4 लैम्डा, तो nth के लिए n लैम्डा। तो ए साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, n लैम्डा। तो आपका यहां पर अगर एंगल स्मॉल है तो ए थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, तो थीटा इक्वल टू n लैम्डा बाय a, है कि नहीं, क्लियर है कहानी। ठीक है, चलो, तो थीटा होना चाहिए n लैम्डा बाय a, है ना, डिफ्रैक्टेड एंगल फॉर nth सेकेंडरी मिनिमा।
है ना, क्लियर है कहानी। और एक और बात, जैसे मैंने बोला कि सेकेंडरी मिनिमा, उसके लिए पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा होना चाहिए, तो मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में। थर्ड सेकेंडरी मिनिमा में 3 लैम्डा, मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 6 पार्ट में, है कि नहीं। फोर्थ सेकेंडरी मिनिमा 4 लैम्डा, कितने पार्ट में डिवाइड किया मैंने, 4 इक्वल पार्ट में, सॉरी 8 इक्वल पार्ट में। मतलब जो भी सेकेंडरी मिनिमा है उसके डबल इक्वल पार्ट्स में करने होंगे ना, है कि नहीं। अगर मान लो 5 लैम्डा है फिफ्थ सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आपका 5 लैम्डा है तो उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, तभी वहां पर हर एक पार्ट में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 एग्जिस्ट करेगा, है कि नहीं। ठीक है, चलो, तो ये कंडीशन हो गई आपकी सेकेंडरी मिनिमा के लिए, है ना। चलें, अब हम बात करेंगे फॉर पोजीशंस फॉर या कंडीशन फॉर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। सेंट्रल पे तो बनता ही है मैक्सिमा, उनके ऊपर जो मैक्सिमास बनेंगे, है ना, सेंट्रल के ऊपर पहला सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, तो उनके पोजीशंस के लिए क्या कंडीशन होती है वो अपन को बात करनी है। शुरू करें, चलो अभी ध्यान देना आप लोग, यहां पर देखो, सॉरी, पोजीशन कंडीशन फॉर पोजीशन ऑफ कंडीशन फॉर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। चलो अब ध्यान देना आप लोग यहां पर थोड़ा सा, ठीक है। देखो, हम बात करते हैं फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, तो उसमें हम बात कर रहे हैं पहले फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। देखो, फॉर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, है ना। अब ध्यान देना आप लोग यहां पर, देखो, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए ए और बी के बीच में, वो होना चाहिए 3 लैम्डा बाय 2, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, अभी समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। ध्यान देना, यहां पर हम बोलेंगे ए साइन थीटा, जो पार्ट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी का जनरल फॉर्म है ना, ये ए और बी के बीच का पार्ट डिफरेंस जनरल क्या होता है, ए साइन थीटा। दिस शुड बी इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं। ये लो आप स्लिट, ये लिया आपने स्लिट, ठीक है। ये हमारा ए होता है, ये हमारा बी होता है। तुम ये बताओ, ये जो आपका ए और बी है, यहां से जो लाइट वेव निकलेगी उसमें पार्ट डिफरेंस मैंने कितना बोला, 3 लैम्डा बाय 2। तो इसको आप 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है। देखो, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, वो इसलिए करोगे ताकि उन तीनों पार्ट में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो जाए। तो 3 पार्ट में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2, मतलब टोटल पार्ट हो गया, टोटल कितना हो गया, 3 लैम्डा बाय 2, ठीक है। देखो कैसे, ये आपका है, मान लो ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, ये मान लो आपका सपोज करना ये आर है और ये एस है, ये 3 इक्वल पार्ट हो गए, ठीक है। अब देखो, तुम ये बताओ, ए और आर के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। आर और एस के बीच में कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। और एस और बी के बीच में कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। तो हो गया ना, ए और बी के बीच में 3 लैम्डा बाय 2, है ना। सब प्रोपोर्शनल होते हैं, अपन बात कर चुके हैं, है ना, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, अगर ए और आर के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है, मतलब इसके नीचे अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं और उसके करस्पॉन्डिंग इस वाले पार्ट में अगर कोई पॉइंट लेता हूं, तो यहां से भी पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 ही होगा ना भाई। जितना डिस्टेंस यहां से खिसके उतना ही डिस्टेंस यहां से खिसके, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे ना, ठीक है। तो अब बताओ, मतलब इस वाले पार्ट में जितने भी पॉइंट्स होंगे
और उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट इस वाले पॉइंट में, इस वाले पार्ट में जो होंगे, उन करस्पॉन्डिंग पॉइंट का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा कि नहीं होगा? देखो, इनके बीच में लैम्डा बाय 2, इनके बीच में लैम्डा बाय 2, इनके बीच में लैम्डा बाय 2, बोलो हाँ है ना? ठीक है, तो आप बताओ, यहां पर जो पॉइंट्स हैं और करस्पॉन्डिंग में जो यहां पॉइंट्स हैं, उनमें पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है कि नहीं? तो पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा बाय 2 है तो यहां पर वो डिस्ट्रक्टिवली मीट करेंगे, क्योंकि लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। लेकिन इसमें जो तीसरा वाला पार्ट है, इनका किसी के साथ इंटरफेरेंस नहीं होगा। मतलब इस पोर्शन की लाइट डायरेक्टली वहां पर पहुंचेगी, मतलब इसके साथ किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं हुआ, किसी का भी सुपरपोजिशन नहीं हुआ। तो ये जो 1/3 लाइट है, मतलब यहां से जो लाइट निकल रही है, इसकी जो 1/3 लाइट है वो उस पॉइंट पर पहुंचेगी ना, मतलब उस पॉइंट की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी लाइट की। ठीक है, वो होगा आपका पहला सेकेंडरी मैक्सिमा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं कि फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आपका जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए है ना, ए और बी के बीच में, वो होना चाहिए 3 लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो उसके लिए डिफ्रैक्टिंग एंगल कितना होना चाहिए आप बताओ? इसको मैंने थीटा मान लिया, इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2a। होगा ऐसा? मतलब इतने एंगल पे डिफ्रैक्शन होगा, है ना, तो वहां पर कितना क्या होगा आपका पहला सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब बात करते हैं फॉर पोजीशन ऑफ सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, चलो यहीं पर बात कर लेते हैं, इधर देखना। फॉर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग यहां पर, फॉर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, हम कहेंगे जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए ए और बी के बीच का, मतलब ए साइन थीटा, वो 5 लैम्डा बाय 2 होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो 5 लैम्डा बाय 2, तो तुम समझ गए होगे कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, यहां देखो, ये आपका स्लिट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूं, स्लिट मैग्नीफाई कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो, ये हमारा स्लिट है, ये आपका वेव फ्रंट है ना। अब ये हमारा क्या है, ए और ये बी। अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, मैं इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, और ये 4 और ये 5 है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो RSTU मान लिया अपन ने ऐसा। अब देखो, यहां और यहां पर पार्ट डिफरेंस 5 लैम्डा बाय 2 है, तो हर एक पार्ट में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो जाएगा ना, प्रोपोर्शनली लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, तो हो जाएगा 5 लैम्डा बाय 2, है कि नहीं? ठीक है, तो अब देखो यहां पर जो इस ऊपर वाले पार्ट में, मतलब इस पार्ट में, AR पार्ट में जो पॉइंट होगा, ये देखो, इसके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना, लैम्डा बाय 2, है कि नहीं? तो इसमें जो आपके पॉइंट्स होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो इस वाले पार्ट में पॉइंट्स होंगे, उनमें भी पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा, है कि नहीं? जितना खिसकाया मैंने ऊपर से यहां पर, उतना ही यहां से किया, तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे, तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2। तो ये डिस्ट्रक्टिवली मीट कर लेंगे। सिमिलरली यहां पर जितने पॉइंट्स होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स यहां पर जो होंगे, उनमें भी क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है कि नहीं? ठीक है, लेकिन ये जो 5th पार्ट है, इसका किसी के साथ सुपरपोजिशन नहीं होगा। मतलब ये जो 5th पार्ट है, ये वाली लाइट एज इट इज पहुंचेगी ना, तो वहां पर क्या फॉर्म होगा, मैक्सिमा फॉर्म होगा, वो होगा हमारा सेकेंडरी मैक्सिमा, है कि नहीं?
आ रही है बात समझ में? तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऊपर के जो 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, उनमें 2-2 पार्ट में आपका डिस्ट्रक्टिव हो गया, लेकिन जो 5th पार्ट है उसका किसी के साथ सुपरपोजिशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आपका एज इट इज लाइट पहुंचेगी। लेकिन हां, यहां पर जो लाइट पहुंचेगी सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए वो कम पहुंचेगी ना इसके मुकाबले, क्योंकि यहां पर 1/3 लाइट पहुंच रही थी, यहां पर 1/5 लाइट पहुंचेगी। तो 1/5 लाइट पहुंच रही है, मतलब जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उसकी ब्राइटनेस कम होगी ना, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम होगी ना फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के मुकाबले, है ना? तो यही फर्क है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। इंटरफेरेंस में हर एक ब्राइट की इंटेंसिटी सेम होती थी, यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर पहला सेकेंडरी मैक्सिमा का जो इंटेंसिटी है उससे कम होगा दूसरे सेकेंडरी मैक्सिमा का, और उसका रीजन बताया मैंने आपको। यहां पर 1/5 लाइट पहुंच रही है, यहां पर 1/3 लाइट पहुंच रही थी, तो 1/5 लाइट कम होता है ना यार, ठीक है? आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, अब जनरलाइज करते हैं अपन ओरली, अगर थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करें तो पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए ए और बी के बीच में? 7 λ/2, है ना? ऑड मल्टीपल होना चाहिए λ/2 के, ठीक है? तो 7 λ/2, तो 7 पार्ट में डिवाइड करोगे, ऊपर के जो 6 पार्ट्स होंगे, ठीक है, उसमें तो हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव। जो आपका 7th पार्ट है, मतलब 1/7 ऑफ लाइट, वो वहां पर पहुंचेगी, तो इंटेंसिटी और कम हो जाएगी थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा की, है कि नहीं? तो इंटेंसिटी यहां पर क्या होगी? रिड्यूस होते जाएगी सेकेंडरी मैक्सिमास की, ठीक है? आ रही है बात समझ में? तो अब बताओ कि मैंने बोला कि थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, है ना, क्या कंडीशन होना चाहिए? 7 λ/2। सेकेंड के लिए क्या था? 5 λ/2। फर्स्ट के लिए क्या था? 3 λ/2। मतलब ऑड मल्टीपल है ना λ/2 के, ठीक है? मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 में अगर पार्ट डिफरेंस होगा ए और बी के बीच में, तो उस पॉइंट पर क्या बनेगा? मैक्सिमा बनेगा। तो अगर जनरलाइज करें फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा, तो यहां पर देखो ध्यान से, फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा, यहां पर हम कहेंगे द पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू a sin थीटा इक्वल टू व्हाट? 2n + 1 λ/2, ये होना चाहिए। आप देखो n रखो 1, तो यहां हो जाएगा 3 λ/2, तो पहला सेकेंडरी मैक्सिमा। n रखो 2, ठीक है, तो 5 λ/2 दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमा, एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहां देखो a sin थीटा शुड बी इक्वल टू दिस, तो sin थीटा को हम थीटा मान सकते हैं, ठीक है? तो यहां देखो a थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2, ठीक है? तो अब देखो ध्यान से, यहां पर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2n + 1 λ/2a। मतलब इतने एंगल पे अगर डिफ्रैक्शन होगा तो आपको मिलेगा सेकेंडरी मैक्सिमास, है कि नहीं? ठीक है, चलो, तो ये कहानी हो गई आपकी कंडीशन फॉर पोजीशन ऑफ व्हाट? सेकेंडरी मिनिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा, है कि नहीं? ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, एक काम करो आप लोग, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलें, अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है, आगे जो आपका मैक्सिमा बनता है
है ना, जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, और बाकी के जो मैक्सिमाज होते हैं उनकी विड्थ कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली अब हम बात करने वाले हैं विड्थ फॉर मैक्सिमाज, मतलब विड्थ फॉर सेंट्रल मैक्सिमा एंड विड्थ फॉर सेकेंडरी मैक्सिमाज। और विड्थ में हम दोनों टाइप की बात करेंगे, है ना, एक आपका लीनियर विड्थ और एक आपका एंगुलर विड्थ। ठीक है कि नहीं है ना। तो चलें शुरू करें। चलो, तो यहां पर देखो ध्यान से, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो पहले अपन बात करेंगे जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है ना, उसकी विड्थ कैसे निकालेंगे। ठीक है, और वहां पर अपन दोनों विड्थ देखना है अपने को, एक एंगुलर विड्थ और एक लीनियर विड्थ। ठीक है, चलो देखते हैं अपन यहां पर। तो पहले अपन बात करेंगे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, अब यहां पर डायग्राम में थोड़ा सा फोकस करना आप लोग। ठीक है, ये आपका मान लिया स्लिट, ये स्लिट है। ठीक है, ये सामने है स्क्रीन, है ना, ये है सामने स्क्रीन। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं बोलूं ये आपका सेंटर ऑफ स्क्रीन है, ये आपका सेंटर ऑफ स्क्रीन है। ठीक है, ओके, अब आप ये देखो यहां पर अगर मुझे विड्थ निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमा की, ठीक है, तो आप देखो सेंट्रल मैक्सिमा के बाद यहां पर क्या बनता है, पहला सेकेंडरी मिनिमा। तो ये मान लो वो पॉइंट है जहां पर पहला सेकेंडरी मिनिमा मिल रहा है। ठीक है, इसके इस तरफ भी जो पहला सेकेंडरी मिनिमा होगा वो ये होगा, मान लो, है ना, दोनों तरफ होगा पहला सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, अब देखो ये आपका पहला सेकेंडरी मिनिमा, ये आपका पहला सेकेंडरी मिनिमा इस तरफ, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा दिस, ये होगा ना आपका लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। मतलब ये आपका फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ये भी आपका फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, तो दोनों फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के बीच का जो सेपरेशन होगा दिस इज व्हाट, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो यहां पर देखो ये होगा आपका लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। तो अब यहां पर ध्यान दें, अभी मैं निकालूंगा इसका पहले एंगुलर विड्थ। ठीक है, देखो एंगुलर विड्थ का मतलब कैसे, ये जो आपका लीनियर विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा का, ठीक है, वो कितना एंगल फॉर्म करेगा इस पॉइंट पर, सेंटर ऑफ स्लिट पर। ठीक है, तो ये देखो दिस, तो ये जो एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है, इस एंगल को कहेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो पहला सेकेंडरी मिनिमा होगा दोनों तरफ, उनके बीच में जो भी कुछ होगा वो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा होता है। ठीक है, वो जो एंगल फॉर्म करेगा सेंटर ऑफ स्लिट पर, ठीक है, इस एंगल को कहेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मुझे ये कंप्लीट एंगल निकालना है, पहले मैं ये वाला एंगल निकालूंगा, से इट इज थीटा, और ये एंगल बराबर होगा, ये भी थीटा होगा, है कि नहीं। ये भी आपका पहला सेकेंडरी मिनिमा के लिए एंगल है और ये भी पहला सेकेंडरी मिनिमा के लिए एंगल है। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, यहां पर इस पॉइंट को आप O बोल दो। ठीक है, अब देखो यहां पर बात करते हैं अपन एंगुलर विड्थ की। एंगुलर विड्थ, तो एंगुलर विड्थ क्या होगा, तो हम यहां पर कहेंगे एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू 2 थीटा। कितना होगा ये, 2 थीटा। ये थीटा है, इसका डबल, मतलब ये देखो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, ये होगा आपका एंगुलर विड्थ। ठीक है, अब बताओ ये थीटा क्या होगा,
एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, और ये अभी अपन ने देखा था, है ना, कि पहला सेकेंडरी मिनिमा के लिए जो आपका थीटा होना चाहिए वो लैम्डा बाय ए होना चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान से आप लोग, अभी यहां पर ध्यान देना, इसको 1 देना। सिंस फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा हम क्या बोलते हैं, जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए ए साइन थीटा शुड बी इक्वल टू लैम्डा। अब थीटा क्योंकि स्मॉल होता है तो हम साइन थीटा को थीटा मान सकते हैं, तो थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय ए हो जाएगा। ठीक, तो ये थीटा को आप यहां पर पुट कर देंगे तो एंगुलर विड्थ मिल जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा का। ठीक है, तो यहां पर देखें, तो ये आप देखें, देयरफॉर फ्रॉम वन जो एंगुलर विड्थ होगा, एंगुलर विड्थ वो होगा आपका सिंपल 2 थीटा, मतलब 2 लैम्डा बाय ए। दिस इज एंगुलर विड्थ। क्लियर? नाउ अब मैं यहां पर बात करना चाहता हूं लीनियर विड्थ को लेके। ठीक है, तो एक काम करें, मान लें इसका जो लीनियर विड्थ है वो x है। ठीक है, मुझे ये x निकालना है ना, लीनियर विड्थ निकालना है इसका। ठीक है, चलो आप सॉरी, अब देखो ध्यान से यहां पर आप लोग, मुझे निकालना है लीनियर विड्थ, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहां पर जो स्लिट है और जो स्क्रीन है, इनके बीच का जो सेपरेशन होगा दैट इज कैपिटल डी, उसी को लेंगे हम लोग यहां पर रेडियस। अब तुम बोलोगे सर ये तो अलग वैल्यू होगी, इसको आप डी कैसे ले सकते हो? भाई एंगल बहुत स्मॉल होता है, तो एंगल अगर स्मॉल है तो इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता, तो आप यहां पर रेडियस में कैपिटल डी ले सकते हो। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर लीनियर विड्थ की बात करता हूं मैं, लीनियर विड्थ, ठीक है, दैट इज एक्स। क्या होगा ये? देखो उसके लिए आप बोलोगे ये जो एंगुलर विड्थ है दैट इज ये अपना कंप्लीट एंगल, मैं इसकी बात कर रहा हूं एंगुलर विड्थ की। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट एंगल है एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ मतलब वो कंप्लीट एंगल, एंगुलर विड्थ का मतलब ये पूरा कंप्लीट एंगल, एंड दिस एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितना है आपका x और रेडियस कितना है d। तो अब बताओ एंगुलर विड्थ कितनी है? 2 लैम्डा बाय a इक्वल टू x बाय d। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 लैम्डा d बाय a, 2 लैम्डा d बाय a। ठीक है, तो यहां पर आप देखें, यहां पर देखें ध्यान से आप लोग, यहां पर तो यहां पर जो लीनियर विड्थ होगा x वो कितना है आपका 2 लैम्डा d बाय a। दिस इज व्हाट आपका लीनियर विड्थ। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, एंगुलर विड्थ कैसे निकाला, जो पहला सेकेंडरी मिनिमा है ना, उसका एंगल अपन को पता होता है। ठीक है, उसका डबल कर दिया, मिल गया एंगुलर विड्थ। और फिर एंगुलर विड्थ मतलब एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आपने पढ़ा होगा थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो एंगुलर विड्थ इक्वल टू आर्क मतलब ये लीनियर विड्थ अपॉन रेडियस कैपिटल डी। क्लियर है? ठीक है, उससे मैंने निकाल लिया एक्स की वैल्यू। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सिंपल विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। अब मैं बात करने जा रहा हूं विड्थ फॉर व्हाट, सेकेंडरी मैक्सिमाज, है कि नहीं? चलो तो एक काम करें आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं बात करता हूं विड्थ फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा की। चले अब देखें यहां पर ध्यान से,
width of what? Secondary maxima. Secondary maxima. अब ध्यान देना आप लोग यहां पर, सेकेंडरी मैक्सिमा की अगर हम बात करें, उसका विड्थ अगर निकालना है, ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग यहां पर। फिर से मैं स्लेट बना रहा हूं, ये स्लेट है, ये स्क्रीन है, ठीक है। चलो, ये स्क्रीन है, ओके। अब देखो ध्यान से, ये है आपका सेंटर ऑफ स्क्रीन, ठीक है। चलो, अब ये बताओ जरा सोच के, ये वाला पॉइंट मान लो पहला सेकेंडरी मिनिमा है, ठीक है। ये आपका है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। नाउ मान लो इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा है, ठीक है। ये सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा है, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा है कि नहीं, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, ये जो पहला सेकेंडरी मिनिमा है और ये जो दूसरा सेकेंडरी मिनिमा है, इनके बीच में जो होगा, ये आपका पहला सेकेंडरी मैक्सिमा होगा ना। इनके बीच का जो सेपरेशन होगा, ये क्या होगा? पहला सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। देखो क्या होता है, बीच में होता है आपका सेंट्रल मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच में क्या होगा? मैक्सिमा होगा। तो मुझे इनके बीच का सेपरेशन निकालना है, ठीक है, मुझे ये निकालना है, ये, ठीक है। तो ये होगा आपका लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ये पहला सेकेंडरी मैक्सिमा है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, मुझे इसका एंगुलर विड्थ भी निकालना है और इसका लीनियर विड्थ भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये आपका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, और ये क्या होगा? एंगल फॉर, ये θ1 मान लेते हैं, और ये वाला एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है, ये θ2 है। तो आप बताओ, मुझे देखना है कि ये जो सेकेंडरी मैक्सिमा है वो कितना एंगल बनाएगा। तो वो ये वाला एंगल बनाएगा ना, दिस एंगल, और ये एंगल क्या होगा? θ2 माइनस θ1 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसको पॉइंट O मान लो, हाँ है ना। अब देखो ध्यान से, यहां देखो, यहां पर क्या कहानी होगी, ध्यान देना। जो आपका एंगुलर विड्थ इक्वल टू, देखो एंगुलर विड्थ क्या होगा आपका? एंगुलर विड्थ इज θ2 माइनस θ1, ठीक है। तो ये θ2 माइनस θ1। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर देखना, θ2 कितना होगा? θ2 वो डिफ्रैक्टिंग एंगल है जब आपका सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इसको अभी होल्ड पे डालो, ठीक है, इक्वेशन 1 दे करके। अब सुनो ध्यान से, फॉर सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, आपका क्या होना चाहिए? पार्ट डिफरेंस A साइन थीटा, यहां पर θ2 बोला है मैंने, शुड बी इक्वल टू 2 लैम्डा, ठीक है। तो एंगल स्मॉल है तो साइन θ2 को θ2 मान लो, तो यहां पर θ2 इज इक्वल टू बोल सकते हैं 2 लैम्डा बाय A, ठीक है। सिमिलरली आप ये देखो, ये θ2 हो गया। फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, जो आपका A साइन थीटा होगा, पार्ट डिफरेंस A साइन θ1 बोला मैंने, ये लैम्डा होता है, तो एंगल स्मॉल है, तो θ1 को हम बोल सकते हैं लैम्डा बाय A, ठीक है। तो θ1 है मेरे पास, θ2 है, दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा? एंगुलर विड्थ, ठीक है। तो यहां पर देखो, फ्रॉम वन
जो एंगुलर विड्थ होगा, एंगुलर विड्थ वो कितना होगा, θ2 माइनस θ1, मतलब दिस माइनस दिस, तो 2 लैम्डा बाय ए माइनस लैम्डा बाय ए, मतलब लैम्डा बाय ए। क्या होगा आपका, लैम्डा बाय ए। तो एंगुलर विड्थ कितना होगा आपका सेकेंडरी मैक्सिमा का, लैम्डा बाय ए। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर इधर देखना। अब मैं निकालता हूं लीनियर विड्थ भी, तो लीनियर विड्थ आपका ये होगा, ठीक है। तो एक काम करो, इसको मान लेते हैं लीनियर विड्थ को x डैश मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x डैश, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, मैं यहां पर बता देता हूं लीनियर विड्थ। तो लीनियर विड्थ क्या होगा, लीनियर विड्थ जो होगा आपका, ये होगा आपका सिंपल x डैश, ठीक है। अब ये कैसे मिलेगा, ध्यान देना। फिर से ये जो एंगुलर विड्थ है उसको लिख सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस, और यहां पर जो रेडियस होगा वो d के बराबर ही लेंगे क्योंकि एंगल स्मॉल होते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, एंगुलर विड्थ सिंस एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस x डैश अपॉन d। तो एंगुलर विड्थ कितनी है, लैम्डा बाय ए इक्वल टू x बाय डी। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा डी बाय ए। दिस इज व्हाट आपका लीनियर विड्थ, लैम्डा डी बाय ए, है कि नहीं, क्लियर है। चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल विड्थ ऑफ व्हाट, आपका सेंट्रल मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर देखो, ये जो लीनियर विड्थ निकाली है मैंने आपका सेकेंडरी मैक्सिमा का, मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा का, ठीक है, वो कितना है, लैम्डा डी बाय, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो आपने लीनियर विड्थ निकाला है ये पहला सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ है, ठीक है। अब देखो, जो दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमा होगा वो कहां पर होगा, देखो ये सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा है, ये आपका थर्ड सेकेंडरी मिनिमा होगा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा होगा, ठीक है। जो सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा और थर्ड सेकेंडरी मिनिमा के बीच का सेपरेशन जो होगा ये क्या होगा आपका, दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड के बीच में पहला सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड थर्ड के बीच में दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमा, है कि नहीं, एंड सो ऑन, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये जो आपके जितने भी सेकेंडरी मैक्सिमा होते हैं सबकी जो लीनियर विड्थ होती है वो सेम होती है, दैट इज लैम्डा डी बाय ए। मतलब जितने भी सेकेंडरी मैक्सिमास होते हैं उनकी लीनियर विड्थ सेम होती है, लेकिन जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ बाकी के सेकेंडरी मैक्सिमा से डबल होती है ना। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा है कि जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ कितनी निकाली थी मैंने, 2 इंटू लैम्डा डी बाय ए निकाली थी, 2 लैम्डा डी बाय ए, और ये कितना है, लैम्डा डी बाय ए है, ठीक है। तो हम कहते हैं यहां पर कि विड्थ ऑफ, मैं इसको चलो यहीं पर लिखता हूं मैं, है ना, कंक्लूजन है ये, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू, ठीक है, ट्वाइस ऑफ विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना कि सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ ज्यादा होता है, ठीक है, बाकी के सेकेंडरी मैक्सिमा से, है कि नहीं, और कितना होता है आपका, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ डबल होता है बाकी के सेकेंडरी मैक्सिमा के। इज इट क्लियर, ठीक है।
तो ये हमारा यहां पर ये वाला टॉपिक ओवर होता है। तो एक काम करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बात करते हैं। और ठीक है, चलें। अब देखें यहां पर बेसिकली अपन को एक टर्म देखना है, दैट इज फ्रेस्नेल डिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है ये फ्रेस्नेल डिस्टेंस? एक बार डेफिनेशन पे ध्यान देंगे आप लोग। फ्रेस्नेल डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस अ बीम ऑफ लाइट कैन ट्रैवल बिफोर इट्स डेविएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन पाथ ड्यू टू डिफ्रैक्शन बिकम सिग्निफिकेंट या नोटिसेबल। ठीक है, क्या बोला उसने? देखो क्या होता है, जब आपकी लाइट वेव की बेंडिंग होती है तो वो बेंडिंग जो है ना तुरंत नोटिसेबल नहीं होती है। ठीक है, आप ये देखो, मान लो क्योंकि आपका क्या होता है, डिफ्रैक्शन एंगल बहुत स्मॉल होता है, तो यहां पर भले बेंडिंग हो गई है लेकिन आपको नोटिस नहीं होगा। ये देखो बेंडिंग हो गई है लेकिन आपको नोटिस नहीं होगा। हां, कुछ दूर चलने के बाद अब आपको लगेगा कि हां अब यहां पर बेंडिंग है, एक डेविएशन दिख रहा है। तो वो मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, मतलब डिफ्रैक्शन होने के बाद, ठीक है, वो मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, जिसके बाद डिफ्रैक्शन नोटिसेबल हुआ, उस मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फ्रेस्नेल डिस्टेंस बोलते हैं। मैंने क्या बोला, ये देखो ध्यान से, मान लो यहां पर ये एक स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, यहां पर मान लो कि डिफ्रैक्शन हो चुका है, बेंडिंग हो चुकी है, लेकिन वो नोटिसेबल नहीं है। ठीक है, मैं दिखाता हूं यहां पर, वो नोटिसेबल नहीं है। अब आपको यहां पर जाके दिख रहा है कि हां डेविएशन हो गया है कि नहीं? तो ये जो आपका मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने, ठीक है, जिसके बाद आपका डेविएशन नोटिसेबल हुआ है, इस मिनिमम डिस्टेंस को कहते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस, है ना? डेफिनेशन पे फिर से आप ध्यान देना यहां पर। फ्रेस्नेल डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस अ बीम ऑफ लाइट कैन ट्रैवल बिफोर इट्स डेविएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन पाथ ड्यू टू डिफ्रैक्शन बिकम सिग्निफिकेंट। मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस लाइट वेव का, ठीक है, जिसके बाद डिफ्रैक्शन नोटिसेबल हुआ है, मतलब डेविएशन नोटिसेबल हुआ है डिफ्रैक्शन की वजह से, तो वो मिनिमम डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग क्या? फ्रेस्नेल डिस्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं ZF से। हाँ है ना? और ये जो फ्रेस्नेल डिस्टेंस होता है ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, स्क्वायर ऑफ द विड्थ ऑफ स्लिट, दैट इज A, है ना? जो विड्थ ऑफ स्लिट है ना A, उसके स्क्वायर पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। ठीक है, और वो इनवर्सली डिपेंड करता है किस पे? वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव। ठीक है, तो हम कहते हैं ZF इक्वल टू A स्क्वायर बाय लैम्डा। ये होता है फ्रेस्नेल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल सा, है ना, टॉपिक आपका फ्रेस्नेल डिस्टेंस। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको बताता हूं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अब देखें यहां पर ध्यान से, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो एक एक करके अपन यहां पर डिफरेंस देखते जाते हैं। पहला डिफरेंस जो है, इंटरफेरेंस इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस, है ना? इंटरफेरेंस क्या होता है? इसमें दो अलग अलग लाइट वेव का, ठीक है, सुपरपोजिशन होता है। आपको मालूम है ना, YDSC पढ़ा है अपन ने, ठीक है, तो वहां पर दो स्लिट होते हैं, दोनों स्लिट से जो लाइट निकलती है उनके सुपरपोजिशन की वजह से इंटरफेरेंस बनता है। लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। डिफ्रैक्शन में क्या होता है? सिंगल स्लिट से जो डिफ्रैक्टेड वेव निकलती हैं, मतलब सेकेंडरी वेव्स, उनके सुपरपोजिशन की वजह से डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखता है। देखो ना, डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन of secondary wavelets coming from different unblocked parts of the same
वेव फ्रंट, सेम वेव फ्रंट, है कि नहीं? ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था ना, ठीक है, कि आपका जो वेव फ्रंट होगा, ठीक है, मतलब सिंगल स्लिट में जो आपका वेव फ्रंट होगा जो अनब्लॉक्ड होगा, डिस्कस किया था अभी अपन ने थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो उस अनब्लॉक्ड वेव फ्रंट से जो डिफ्रैक्टेड वेव निकलेंगी उनके सुपरपोजिशन की वजह से डिफ्रैक्शन दिखता है। मतलब इन शॉर्ट बोले तो इंटरफेरेंस में दो अलग अलग लाइट वेव का इंटरफेरेंस होता है, मतलब सुपरपोजिशन होता है और बनता है डार्क ब्राइट बनता है। यहां पर क्या होता है, एक ही स्लिट के, ठीक है, जो सेकेंडरी वेव्स होते हैं डिफ्रैक्टेड वेव्स, उनके सुपरपोजिशन की वजह से मैक्सिमा मिनिमा बनता है कि नहीं? ठीक है, यह डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है देखो, इन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस या बैंड्स आर ऑफ सेम इंटेंसिटी। ठीक है, इंटरफेरेंस में क्या होता है, जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं सबकी इंटेंसिटी क्या होती है मालूम? सेम होती है। ऐसा नहीं है कि पहला ब्राइट है, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, दूसरा ब्राइट है तो इंटेंसिटी कम होगी, ऐसा नहीं है। इंटरफेरेंस में जितनी भी ब्राइट बनती हैं सबकी इंटेंसिटी क्या होती है? सेम होती है, मानते हो? लेकिन जो आपका डिफ्रैक्शन होता है उसमें हर सेकेंडरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी डिक्रीज होते जाता है कि नहीं? क्योंकि अपन ने बात की थी कि अगर मैं पहला सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करूं तो वहां पर 1/3 लाइट पहुंचती है और जो दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमा है उसमें 1/5 लाइट पहुंचती है। तो ऑब्वियस सी बात है जो दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमा होगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी ना पहले सेकेंडरी मैक्सिमा के मुकाबले। तो यहां पर डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी डिफर करती है, ठीक है, लेकिन इंटरफेरेंस में नहीं करती है। ठीक है, तो यह कहानी है आपका, है ना? तो वही लिखा हुआ है इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑल द ब्राइट बैंड्स आर नॉट ऑफ सेम इंटेंसिटी, है कि नहीं? मैं यहां पर आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान देना। ये देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है ना, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये इंटेंसिटी को शो कर रहा है, मान लो ये इंटेंसिटी है और ये मान लो वाई एक्सिस जो है ना वो पाथ डिफरेंस को शो कर रहा है, ये पाथ डिफरेंस को शो कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब मान लो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो आपको मालूम है ना, आपको मिलता है पहला सेकेंडरी मिनिमा और 2 लैम्डा पे दूसरा सेकेंडरी मिनिमा, 3 लैम्डा पे तीसरा सेकेंडरी मिनिमा, 4 लैम्डा पे, ठीक है, चौथा सेकेंडरी मिनिमा, है कि नहीं? सिमिलरली यहां पर भी देखो माइनस लैम्डा पे इस तरफ ये सेंट्रल मैक्सिमा है कि नहीं? इस तरफ लैम्डा पे, मतलब माइनस बोल दिया मैंने बिकॉज ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आप देखो यहां पर लैम्डा पे अगेन पहला सेकेंडरी मिनिमा, -2 लैम्डा पे दूसरा सेकेंडरी मिनिमा, -3 लैम्डा पे तीसरा सेकेंडरी मिनिमा, है ना, एंड सो ऑन। अब ये देखो, अब मैं बनाने जा रहा हूं इंटेंसिटी का ग्राफ। जो इंटेंसिटी होता है सेंट्रल मैक्सिमा का, वो दोनों साइड के जो पहला मिनिमा है उनके बीच में होता है ना सेंट्रल मैक्सिमा, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक, अब देखो यहां पर लैम्डा पे क्या मिला अपन को? मिनिमा। फिर इनके बीच में क्या होता है? सेकेंडरी मैक्सिमा। ये देखो थोड़ी इंटेंसिटी कम होगी। अब जो दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमा होगा उसकी इंटेंसिटी और कम होगी, इसकी और कम होगी, इसकी और कम होगी, तो इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यहां पर भी इंटेंसिटी कम, ठीक है, यहां देखो ये इंटेंसिटी कम, फिर और कम, एंड सो ऑन, है ना? तो यहां पर इंटेंसिटी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। इज इट क्लियर? डिफ्रैक्शन में क्लियर है? चलो, तो ये हो गया आपके दो डिफरेंस, है ना? तो एक काम करें, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं, ठीक है, 3 और डिफरेंसेस हैं उनको लेके बात करते हैं। चलें, अब देखें यहां पर ध्यान से, जो थर्ड डिफरेंस है वो क्या है? इन इंटरफेरेंस पैटर्न इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा
is generally zero or very small and there is good contrast between bright and dark fringes. क्या होता है कि इंटरफेरेंस में जो ब्राइट और डार्क में जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना वो अच्छा खासा होता है. मतलब ये कि ब्राइट जो है बहुत अच्छा ब्राइट होता है और डार्क मतलब बिल्कुल डार्क होता है. डार्क का मतलब कि इंटेंसिटी नियर टू जीरो होता है उसका. तो हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं आराम से कि हाँ यार ये तो बिल्कुल डार्क है, लाइट है ही नहीं, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है. लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है मालूम, कि जो हम बोलते हैं ना सेकेंडरी मिनिमा, उसमें ऐसा नहीं कि इंटेंसिटी जीरो हो जाती है. ठीक है, मतलब इंटेंसिटी कुछ रहती है, कम रहती है मैक्सिमा से लेकिन रहती है. तो मैक्सिमा और मिनिमा में मतलब ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है डिफ्रैक्शन में, है कि नहीं. तो वही बात लिखी हुई यहां पर कि इन डिफ्रैक्शन पैटर्न द इंटेंसिटी एट मिनिमा इज नेवर जीरो एंड देयर इज पुअर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क बैंड्स. ऐसा होता है. ठीक है, चलो जो फोर्थ पॉइंट है, इन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस और बैंड्स आर यूजुअली लार्ज इन नंबर. मतलब क्या होता है कि इंटरफेरेंस में है ना बहुत सारे डार्क ब्राइट बनते हैं बैंड्स, लेकिन डिफ्रैक्शन में कुछ ही होते हैं. सेंट्रल से कुछ ही आपका सेकेंडरी मैक्सिमा सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा अपन को, कुछ ही मिलेंगे, है ना, ज्यादा नहीं मिलते अपन को. उसके बाद इंटेंसिटी गायब हो जाती है बिल्कुल. ठीक है कि नहीं है. तो वही बोल रहा है इन डिफ्रैक्शन द फ्रिंजेस और बैंड्स आर ओनली अ फ्यू इन नंबर. बहुत कम होते हैं डार्क ब्राइट यहां पर, है ना. ठीक है, इन डिफ्रैक्शन पैटर्न width of central maxima is double the width of secondary maxima. It is not so in interference. अभी बात किया था मैंने कि डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी विड्थ बाकी के सेकेंडरी मैक्सिमा का डबल होता है कि नहीं. लेकिन इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता. इंटरफेरेंस में क्या होता है, जितने भी आपके होंगे ब्राइट, चाहे वो सेंट्रल ब्राइट क्यों ना हो, सबकी विड्थ क्या होती है, सेम होती है. लेकिन यहां पर आपका सेंट्रल वाले का वेट डबल होता है ना, बाकी के मुकाबले. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, है ना, एग्जाम में आ सकता है. तो इस डिफरेंस को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग. ठीक है, तो आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें. चले, अब यहां पर अपना ये जो टॉपिक है डिफ्रैक्शन ये ओवर होता है. ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम बात करेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर के, है ना. उसके बाद अपना ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन को लेके, है ना. ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाए. वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने एक दो टॉपिक पढ़ लिया तो कोई कूपन लगाना पड़ रहा हो, पेमेंट करना पड़ रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. यहां पर आपको सारा कंटेंट, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री अवेलेबल रहेगा, है ना. तो बस अंत में यही कहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए. थैंक यू.